हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके तैयारी थर्ड के क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपको डिटेल डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा इसमें बीपीएससी के पैटर्न को समझना और कैसा क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो जानना। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, बट प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद जितने भी सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे सारे में आपको डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ, बेरोमीटर, मैनोमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, 78%, अच्छा 21%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो है मेरे दोस्तों वो है ओनली एंड ओनली 21% है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, एंड वन थिंग यू हैव टू नो दैट कि 78% हमारा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो 78% होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है CO2 वो होता है 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो हवाई जहाज जो उड़ता है वो उड़ता है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, जो हवाई जहाज उड़ता है वो उड़ता है आपका समताप मंडल में। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? फसल वृद्धि, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण के लिए खतरा न तो फसल वृद्धि से है न पादप वृद्धि से है, बट जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन का इंक्रीज होने से हमारे पर्यावरण के लिए खतरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? मृदु, ठंडा, गर्म, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सहारा जो है हमारा वो एक गर्म रेगिस्तान है। ओके फ्रेंड्स, सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 सितंबर 2016, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा स्टार्ट हुआ है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, कौन सा है? भोपाल, प्रयागराज, कोलकाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गंगा नदी के तट पर जो हमारा है प्रयागराज, वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा जो आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे आपका भूतापीय ऊर्जा जो है वो भी एक गैर परंपरागत स्रोत है। उसके बाद जो आपका बायोगैस जो है वो भी गैर परंपरागत स्रोत है, बट परमाणु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है गैर परंपरागत स्रोत को। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल से पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि आपका आ जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में आ जाता, और सौर ऊर्जा जो है आपका एक गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा। फिर उसके बाद आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा।
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस या फिर गोबर गैस जिसे कहते हैं, ये सभी गैर परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। ओके, नेक्स्ट, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जनसंख्या कब घटेगा बताइए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जनसंख्या घटेगा जब जन्म दर कम हो जाएगा और मृत्यु दर बढ़ जाएगा, तो जनसंख्या एब्सोल्युटली की घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? पीलिया का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंडिस। ठीक है, जॉइंडिस कहा जाता है जिसे इंग्लिश में। तो जॉइंडिस जो होता है रोग, वो किससे फैलता है? जल, वायु, ताप, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जॉइंडिस जो फैलता है वो फैलता है हमारे जल से। ओके, जल से वो पीलिया रोग फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? अच्छा, देखिए इसमें से अरावली, पश्चिमी घाट, नंदा देवी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो है हमारा बी, पश्चिमी घाट। ओके, पश्चिमी घाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपको एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि टोटल हॉट स्पॉट आखिर कितने हैं। टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो टोटल जो हॉट स्पॉट है मेरे भाई वो 36 हैं। ठीक है, और इंडिया में कितने हैं हॉट स्पॉट? इंडिया में हॉट स्पॉट कितने हैं? हॉट स्पॉट की संख्या 4 है। ओके, इंडिया में 4 हॉट स्पॉट हैं। 4 हॉट स्पॉट का नाम आप लोग याद रखेंगे। देखिए 4 हॉट स्पॉट का नाम, पहला तो याद रखना है आपको क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका इंडिया का हॉट स्पॉट है, ये आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरा है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। थर्ड है आपका सुंडालैंड, थर्ड क्या है आपका? सुंडालैंड। एंड फोर्थ इज इंडो बर्मा क्षेत्र, फोर्थ विल बी आवर इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, तो ये 4 आपके भारत के हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड एंड इंडो बर्मा क्षेत्र। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? पानी बहुत दूषित है। क्या हो जाएगा? पानी बहुत दूषित है। ठीक है, तो बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल्यूशन के। ठीक है, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो पोल्यूशन के, मतलब कि जितना ज्यादा बीओडी रहेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ही वाटर पोल्यूटेड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बीओडी का जरूरत होगा उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? वायु उत्पन्न बीमारी, भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो हेपेटाइटिस ए जो है मेरे भाई, तो वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, मतलब कि ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, मतलब कि वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस एक क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, और हेपेटाइटिस 3 टाइप के होते हैं। हेपेटाइटिस के टाइप कितने होते हैं? तो टाइप 3 होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो ये भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है, और देखिए ए जो फैलता है ना, वो हमारे पानी और खाना से फैलता है, पानी प्लस खाना से, पानी और खाना से हेपेटाइटिस ए फैलता है। ठीक है, और बी सी जो है हेपेटाइटिस बी और सी वो फैलता है ब्लड से फैलता है। ठीक है, ब्लड से फैलता है। कैसे फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी और सी मेरे भाई वो आपके ब्लड से फैलता है। ठीक है, और ए जो है वो पानी और खाना से फैलता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और देखिए ये जो है ना, हेपेटाइटिस जो है हमारे लीवर को खराब कर देता है। क्या कर देता है? हमारे लीवर को खराब करता है, लीवर को
खराब करता है, लीवर को खराब करता है, मतलब इसका मेन इफेक्ट जो पड़ता है हमारे लीवर पे पड़ता है, ठीक है, लीवर को खराब करता है। तो हेपेटाइटिस जो है हमारे लीवर को खराब करता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो जल उत्पन्न बीमारी है। अभी मैंने बताया ना कि हेपेटाइटिस ए जो है आपका पानी और खाना दोनों से फैलता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए आपका किस प्रकार का बीमारी यहाँ पे हो जाएगा, तो वो जल उत्पन्न बीमारी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। ऑक्सीजन की कमी से, रोग जनकों की द्वारा, कल्फरों के बंद होने से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु क्यों होती है, तो वो मेरे भाई जो हो जाएगा वो जो आपका ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। न्यूमोकोनियोसिस, फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रदूषण जनित विकार कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। तो वो मेरे भाई आपका हो जाएगा न्यूमोकोनियोसिस। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वन थिंग यू हैव टू नो कि कुष्ठ रोग जो जिसको कि लेप्रोसी कहा जाता है, लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। आपका जो कुष्ठ रोग है मेरे भाई वो आपका है एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है आपका, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रवाल भित्ति जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है, बता दीजिए क्या होगा। अमीटर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका होगा वो आपका अमीटर भी हो जाएगा एंड गैल्वेनोमीटर भी देखने को मिलेगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, करेक्ट आंसर विल बी आवर डी। ओके, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। पूर्ण अपवर्तन, वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टार जो साइन करता है वो क्यों करता है, तो वो क्यों करता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो वो जो करता है वो आपका वातावरणीय अपवर्तन के कारण करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण करता है। जो तारा जो चमकता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण ही चमकता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के ग्लास की तुलना में, क्योंकि स्टील के ग्लास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी, पोर्सलिन मग में हैंडल होता है, पोर्सलिन उष्मा का कुचालक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा कि पोर्सलिन उष्मा का कुचालक है, ठीक है, पोर्सलिन जो है उष्मा का कुचालक है, मतलब ये एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, पहले ये आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। तो अवतल जो होता है मेरे भाई वो होता है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी होता है, निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि, इसके बाद क्या है, यदि, अच्छा यहाँ छूट गया, यदि वस्तु जो है, वस्तु, यदि वस्तु आभासी है, यदि वस्तु आभासी है, आभासी है,
हमेशा वास्तविक होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा क्या, हमेशा आभासी होता है तो नहीं, हमेशा आभासी तो नहीं होगा। निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, ना ना ये भी नहीं होगा। हमेशा वास्तविक तो नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक तो होना नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो ई नंबर आएगा, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए एक बात इसमें ये देखना है आपको, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 इमेज बनते हैं, ठीक है, कॉनकेव में टोटल जो है टोटल 6 इमेज बनते हैं, टोटल 6 इमेज बनते हैं, इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर में टोटल 6 इमेज बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जिसमें से, ठीक है, जिसमें से 5 इमेज जो बनता है वो रियल बनता है, 5 इमेज रियल बनता है, 5 इमेज रियल बनता है। देखिए कनकेव में टोटल 6 इमेज बनते हैं जिसमें से 5 इमेज रियल बनता है और एक इमेज जो है वर्चुअल बनता है, एक इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअल बनता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 इमेज बनता है जिसमें 5 इमेज रियल बनता है और एक इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल क्यों बनता है, क्योंकि जब वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोथरिक अणुओं में शामिल है, जल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एम्फोथरिक अणु में जो शामिल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा हो जाएगा जल। वाटर विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ यू हैव टू सी वन थिंग कि आपका देखिए जल के बारे में देख लीजिए। जल जो हमारा होता है इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O जल क्या है, एक मिश्रण है मेरे भाई, क्या है, एक मिश्रण है, एक जल एक मिश्रण है। और एक बात याद रखेंगे आप लोग जल के बारे में, जल क्या है, जल एक सार्वजनिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वजनिक विलायक है, मतलब सार्वजनिक विलायक है। जल क्या है, सार्वजनिक विलायक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब सारा चीज इसमें लगभग घुल जाता है, ठीक ना। और जल क्या है, एम्फोथरिक है, नेचर में कैसा एम्फोथरिक है, एम्फोथरिक का मतलब है कि 50% बेसिक और 50% एसिडिक होता है, ठीक है, एम्फोथरिक है जल नेचर में, मतलब कि एम्फोथरिक का मतलब होता है 50% एसिडिक और 50% बेसिक है जल, ठीक ना। अब देखिए एसिटिक अम्ल किसमें देखने को मिलता है, तो विनेगर में आपका एसिटिक, विनेगर जिसको कि सिरका कहा जाता है, तो विनेगर में आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, विनेगर में एसिटिक एसिड देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और मेलिक अम्ल किसमें, मेलिक एसिड जो आपके सेब में, एप्पल में आपका मेलिक एसिड मिलता है, ठीक है, एप्पल में आपका मेलिक एसिड होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है, प्रोटेनिक एसिड, क्षार, लवण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो देखिए प्रोटेनिक एसिड भी हो जाएगा और क्षार भी हो जाएगा, मतलब जो करेक्ट आंसर आपको होगा वो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन, ओके, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, हाइड्रोलाइसिस। उत्क्रम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, उत्क्रम का मतलब होता है कि उसका उल्टा क्या है, ठीक है, तो क्या है उसका उल्टा, फॉर्मेशन है, स्प्लिटिंग है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन का जो उल्टा हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस जो है आपका उदासीनीकरण के प्रक्रिया का उत्क्रम है, मतलब कि रिवर्स है। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, CO, CO2, HF, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे CO तो होना नहीं है, CO2 नहीं होना है, HF नहीं होना है, तो फिर होना क्या है यहाँ पे आंसर, तो आंसर जो होगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर विल बी ई। ओके, ई नंबर करेक्ट। ओके, तो देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है, द्वितीयक प्रदूषक में आखिर कौन कौन आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स VVI हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल याद जरूर रखना है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे ओजोन हो जाएगा, ओजोन, एसिड रेन याद रख लीजिए। उसके बाद एक याद रख लीजिए स्मॉग याद रख लीजिए। उसके बाद एक याद रख लीजिए PAN,
पान जो होता है ये याद रख लीजिए, PBN याद रख लीजिए, ठीक है, PBN। नेक्स्ट आप याद रख लीजिए NO2 याद रख लीजिए, और एक याद रख लीजिए सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये सारे क्या हैं, द्वितीयक प्रदूषक मतलब कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना अगर याद रख लेते हैं तो इससे बाहर तो शायद ही कभी देखने को मिले, ठीक है। तो इतने को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? प्रोटीन की सूचना, ठीक है, जीन, क्रोमोसोम, RNA, एक से अधिक। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीन, ठीक है। तो जीन विल बी आवर करेक्ट आंसर। जीन जो है DNA का वो भाग है जो प्रोटीन की सूचना देता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? जन्मजात बीमारी, पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पशुजन्य बीमारी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? नहीं बोला है तो नहीं को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं को अगर ध्यान में नहीं देंगे तो हमारा आंसर ही गलत होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बोला है तो अजीवीय कारक नहीं है, तो कौन सा यहाँ अजीवीय कारक नहीं है? उन्तांश, आर्द्रता, जंतु, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए अजीवीय कारक नहीं है पूछा है, तो उन्तांश तो एक अजीवीय कारक है तो ये नहीं होगा, आर्द्रता भी एक अजीवीय कारक है, लेकिन जंतु जो है एक अजीवीय कारक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा C देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर, फूलों पर, तनों पर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो आंसर देखने को मिलेगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, आपको इसका प्रभाव सभी चीजों में देखने को मिलेगा, तना पर भी मिलेगा, पत्ती पर भी मिलेगा और फूल पर भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर D विल बी द आवर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? विद्युत धारा, अपघट्य, विद्युत लेपन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मेरे भाई विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनिए। आपेक्षिक घनत्व का मतलब समझते हैं आप लोग? रिलेटिव डेंसिटी का आपसे यहाँ पे यूनिट पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी का। तो क्या होगा? किलोग्राम घन मीटर होगा, किलोग्राम सेंटीमीटर होगा, मात्रक विहीन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों वो जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, देखिए आपका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, आपेक्षिक घनत्व, वो यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है यूनिट लेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर ये सब वन वर्ड आंसर है तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है संघनीकरण, उत्सादन, अवक्षेपण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए जब कपूर को रखते हैं ना तो उसका मात्रा घटने लगता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक ना? क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं आपका उत्सादन, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन या उत्सादन इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। देखिए द्रव स्थिति में रहने वाली धातु यहाँ पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, सोडियम, पारा या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो द्रव स्थिति में रहने वाली धातु जो है वो है आपका पारा, मरकरी हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सी है? तो वो पारा है, मरकरी, ठीक है। और द्रव स्थिति में रहने वाला अधातु कौन है? तो वो है हमारा ब्रोमीन। द्रव स्थिति में रहने वाला अधातु है हमारा ब्रोमीन। देखिए धातु में आ जाएगा पारा, लेकिन अधातु में आ जाएगा क्या? ब्रोमीन। रहने वाला अधातु, धातु में क्या आ जाता है? धातु मतलब कि देखिए धातु माने मेटल में आ जाता है पारा, और नन मेटल में क्या आ जाएगा? तो ब्रोमीन।
लिक्विड फॉर्म में जो मेटल रहता है उसका नाम पारा है, मरकरी, ठीक है। और लिक्विड के फॉर्म में जो नन मेटल रहता है उसका नाम ब्रोमीन है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा शायद। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खीर भवानी मेला जो होता है वो हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और एक मेला आप लोग याद रखेंगे, तवी महोत्सव। तवी महोत्सव भी जम्मू कश्मीर का पर्व है, तवी महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। और एक हैरात पर्व, हैरात पर्व, हैरात पर्व भी आपका जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तवी महोत्सव, हैरात पर्व और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। राजस्थान में आपको पुष्कर मेला देखने को मिलता है, पुष्कर मेला आपका राजस्थान में देखने को मिल जाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई वो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। ये देखिए एक वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में ऐसा क्वेश्चन चला है कि आपको किसी भी पार्टी का जो है ना वो कब बना है इसके बारे में पूछ ले रहा है, ठीक है। आपका कोई भी पार्टी कब बना है इसके बारे में पूछ ले रहा है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप और सब भी पार्टी का डेट को जरूर याद रखें। तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आरजेडी कहा जाता है, आरजेडी, तो आरजेडी जो आपका बना है वो 1997 में बना है। 1997 में आरजेडी बना है। जेडीयू जो मेरे भाई बन गया है, जनता दल यूनाइटेड, वो बना है आपका 2003 में। जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड है 2003। बीजेपी जो बना है, बीजेपी पार्टी जो बनी है वो बनी है 1980, 1980 में बीजेपी पार्टी आपका बन गया है, बीजेपी 1980। और कांग्रेस जो आपका बन गया है, कांग्रेस कब बना है बता दीजिए आप लोग। कांग्रेस जो बना है 1885 में आपका कांग्रेस बन गया है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी 1885 में बन गया है। और एलजेपी जो रामविलास पासवान का पार्टी है, एलजेपी, वो जो बना है वो बना है नवंबर 2000 में आपका एलजेपी पार्टी, जो कि रामविलास पासवान का पार्टी है, ठीक है। रामविलास पासवान की पार्टी है एलजेपी, जो नवंबर 2000 में बना है। और हम पार्टी, हम का मतलब समझ रहे हैं, हम जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी, वो बना है मई 2015 में। हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो बना है मई 2015 में बना है, ठीक है। तो इतना को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पटना जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 14, 16, 12, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पटना जिला में कितना विधानसभा है? तो वो जो आपको देखने को मिलेगा 14 विधानसभा जो है आपका पटना जिला में है, ठीक है। 14 विधानसभा पटना जिला में है। इन लोकसभा अगर पूछ ले कि पटना जिला में कितना है, तो लोकसभा जो हमारा देखने को मिलता है वो लोकसभा 2 देखने को मिलता है पटना जिला के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। यूके से, कनाडा से, यूएसए से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, मजबूत केंद्र के साथ जो संघ प्रणाली जो है मेरे दोस्तों का विचार जो लिया है वो हमारा कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा। केंद्र कनाडा, मजबूत केंद्र कहां से लिया? तो कनाडा से लिया। इस तरह से याद रखिए, केंद्र कनाडा, ट्रिक से याद रखिए, इजिली याद रहेगा। केंद्र कनाडा, मजबूत केंद्र और संघीय प्रणाली कहां से लिया है? तो कनाडा से लिया है, ठीक है। थोड़ा ट्रिक लगाइए, याद इजिली होगा। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सभी जानते हैं कि 30 वर्ष कंपलसरी है, 30 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है, 30 वर्ष। और वहीं अगर लोकसभा का पूछ लिया जाता तो 25 वर्ष का होना जरूरी होता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी होता है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है?
मतलब क्या है इसका, छुआछूत का अंत के बारे में कह रहा है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत या अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो करता है मेरे दोस्तों, वो करता है आपका अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत आता है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है 17 में। अनुच्छेद 16 में क्या होता है, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, नौकरी में नो भेदभाव, नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 16 में आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 15 में आता है जन्म स्थान, मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति के अनुसार कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में आता है जन्म स्थान, मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है, शनि, मंगल, बृहस्पति, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, वृहद ग्रह नहीं है, वो आपका कौन सा है, शनि भी नहीं है और मंगल भी नहीं है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वीवीआई है ये, क्योंकि एक जो है फसल से देखने को आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो धान जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है नालंदा, भोजपुर, रोहतास या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो धान का उत्पादन जो होगा सबसे ज्यादा वो आपके रोहतास में होता है, ठीक है। धान सबसे ज्यादा रोहतास में, और गेहूं भी याद रखेंगे रोहतास में। रोहतास में और एक फसल हो जाता है गेहूं भी, आपका जो देखने को मिलता है वो आपका रोहतास में ही हो जाता है, ठीक है। गेहूं भी आपका रोहतास में ही देखने को मिल जाता है, ठीक ना। गेहूं और धान जो आपका हो जाता है कहाँ हो जाता है, तो रोहतास में हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। 1867, 1667, 1767, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1767, ऑप्शन नंबर सी। ओके, वन वर्ड आंसर है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट, मत्स्य कृषि सूचक है संभव्यतावाद का, नियतिवाद का, संभववाद का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मत्स्य कृषि जो है मेरे भाई वो आपका क्या है, एक तो देखिए आपका ये संभववाद का सूचक है। ओके, संभववाद का। नेक्स्ट, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्ट, फेल्सेनमीर, फेल्ला, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चट्टानी सतह पे जो मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, वो मिलता है फेल्सेनमीर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। फेल्सेनमीर जो मिलता है वो चट्टानी सतह पर मिलता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। लैंडसाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है। ब्रिटिश स्कूल, फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लैंडसाफ्ट विचारधारा जो संबंधित है वो हमारे जर्मन स्कूल से संबंधित है। कहां से संबंधित है, जर्मन स्कूल से। नेक्स्ट, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो पहली बात की अमरकंटक कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो अमरकंटक जो है आपका मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है, ठीक है। एमपी में स्थित है अमरकंटक, ठीक है। और ये सोन नदी का ये उत्पत्ति स्थल है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कौन है भाई, तो अमरकंटक है, ठीक है। तो ये कहाँ, अमरकंटक कहाँ स्थित है, राजमहल की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अमरकंटक जो स्थित है वो आपके मैकाल श्रेणी में उपस्थित है। और अमरकंटक है कहाँ पे, तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मैकाल श्रेणी में उपस्थित है अमरकंटक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। 50%, 44%, 30%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कृषि के योग्य जो है आपका वो है आपका मध्य प्रदेश का वो 50% जो है आपका कृषि के योग्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया वैज्ञानिक नियतवाद, नियतिवाद को, नवनियतिवाद को, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण जो जन्म दिया है वो वैज्ञानिक नियतिवाद को तो जन्म दिया ही है, और साथ में जो है नियतिवाद को दिया है तो नहीं, नियतिवाद को तो नहीं दिया है, बट नवनियतिवाद को जो है जन्म दिया है। तो यहाँ जो आपका ए और सी दोनों देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर विल बी आवर डी नंबर। ओके,
एक से अधिक। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जहानाबाद, पटना, रोहतास, इनमें से कोई नहीं। देखो अभी बोले थे ना कि एक फसल से क्वेश्चन, क्रॉप से क्वेश्चन कम जरूर दे रहा है, तो देखो हो सकता है कि तुम्हारे बीपीएससी जो टीआरई 4.0 जो होने वाला है, ठीक है, उसमें एक फसल से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉप्स को जो है ना बहुत ही अच्छे से देख लोगे सारे क्रॉप्स को। ठीक है, कौन कहाँ पे हो रहा है। और देखो यहाँ पे टीआरई 3rd का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, ठीक है, उसमें आया था 3 क्वेश्चन दिया हुआ है क्रॉप से रिलेटेड। 3 क्वेश्चन कम नहीं होता है, 3 क्वेश्चन क्रॉप से रिलेटेड दिया है। तो देखो यहाँ पे गेहूं कहाँ होता है ज्यादा, तो गेहूं जो होता है अभी बताए थे कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में ज्यादा होता है गेहूं। और साथ में धान भी याद रखना है, धान कहाँ होता है ज्यादा, तो वो भी रोहतास में होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो पटना से तुम लोग याद ये रख लेना, क्या होता है पटना में, एक तो दूध ज्यादा होता है, पटना में दूध ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। दूध कहाँ होता है? तो पटना में। दाल भी याद रख लो पटना से, और आलू भी याद रख लो पटना से। दूध, दाल और आलू पटना से याद रख लो, ठीक ना। और धान गेहूं रोहतास से याद रख लो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट की तरफ। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब देख लो यहाँ पूछ लिया चीनी, तो चीनी कहाँ पे होता है ज्यादा, ये बता दो। अब 3 क्वेश्चन समझ रहे हो ना, 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो चीनी कहाँ होता है ज्यादा? सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा सबसे ज्यादा चीनी। और धान जो होता है रोहतास में, गेहूं भी हो जाता है रोहतास में, और पश्चिमी चंपारण में हो जाता है चीनी सबसे ज्यादा। ठीक ना। तो आई होप कि मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ में ही मेरे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं इससे भी बेटर करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।